हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा दैट इज द पारसीज इन इंडिया। हम इनके बारे में बात करेंगे, इस कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, कम्युनिटी का ओरिजिन कैसे हुआ और इन्होंने इंडियन कल्चर को, आर्ट्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया। ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट इज इन न्यूज रिसेंटली। व्हाई? बिकॉज हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं साइरस मिस्त्री, उनकी एक कार एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। और इसको लेके हम देखना चाहेंगे कि हमारे इसमें ये क्या-क्या करंट अफेयर्स की न्यूज़ बन सकती है और कैसे-कैसे ये हमारे पास सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो क्विकली स्टार्टिंग फॉर ऑन द टॉपिक दैट इज द पारसीज इन इंडिया। आइए, अब अगर मैं पारसीज की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं पारसीज की मैं बात करूँ तो हमारे पास एक चीज होती है, वो है आर्यंस। आर्यंस को अगर हम देखते हैं तो आर्यंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तीन पार्ट्स के, अगर आर्यंस के इंडिया में आने के तीन पार्ट्स हैं, कौन से तीन पार्ट्स हैं? एक पार्ट आर्यंस का वो वाला पार्ट था जो कि मतलब सेंट्रल एशिया से जब वो चले थे और सेंट्रल एशिया से चलने के बाद वो पूरे के पूरे इस हिमालयन रीजन में आके बस गए। जो ये पूरे के पूरे हिमालयन रीजन में बस गए, इन लोगों को हमने कहना शुरू कर दिया एज अ खाशास और खशियास, और ये हिमाचल में आज भी सेटल्ड है। जो इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट आया इसका, आर्यंस का, वो आर्यंस का एक पार्ट वो आया जो कि यहाँ पर हिंदू कुश को क्रॉस करके इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ मिक्सअप हुए यहाँ पर, और मिक्सअप होने के बाद यहाँ पर जो बने उनको हमने कहना शुरू कर दिया एज एन इंडो आर्यंस। तो हमारे पास ये दूसरा रीजन आ गया आर्यंस का, जो कि यहाँ पर मिक्स हुए। इसी के साथ तीसरा रिलीजन, तीसरा पार्ट इसका आर्यंस का एक और चलता है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। वो ये है कि यहाँ से वो लोग गए और जाने के बाद वो ईरान में जाके बस गए। इस एरिया में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बस गए और इस एरिया में वो रहना शुरू कर गए। इन लोगों को, ईरान को पुराने जमाने में कहा जाता था एज अ पर्शिया। ठीक है, तो वहां से एक रिलीजन पनपने की शुरुआत हुई और उस रिलीजन का नाम बना एज अ पारसीज। सो अगर हम देखें कि इसमें अब सिमिलैरिटी क्या दिखी हमें, हमें इसमें सिमिलैरिटी ये दिखी कि ये जो रिलीजन ईरान में फ्लोरिश हुआ है ये वाला, एट द सेम टाइम जो रिलीजन यहाँ पर इंडो आर्यंस है ये वाले, इन दोनों की रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं आर्यंस के साथ है। और अगर ये आर्यंस के साथ इनकी रिजेम्बलेंस है तो आर्यंस के कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज द फायर कल्ट। यानी आग को माना जाता था कि आग सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है और वही प्यूरिफायर है और वही एक चीज है जहां से हर चीज शुद्ध होके निकलती है। तो अगर हम इस पारसीज कल्चर में देखें तो वहां पर भी आग का बहुत ज्यादा महत्व है, और इंडियन कल्चर में अगर हम हिंदू कल्चर में देखें तो उसमें भी आग का बहुत ज्यादा महत्व है। एट द सेम टाइम ईरान की जो होली बुक है, मतलब पारसीज की जो होली बुक है, उस होली बुक का नाम है जेंड एवेस्टा। और ये जो जेंड एवेस्टा किताब है, ये किताब रिजेम्बलेंस बियर करती है जो कि इंडो आर्यंस की एक किताब है, उस किताब का नाम है ऋग्वेद। सो ऋग्वेद और ये जो जेंड एवेस्टा है, दोनों के दोनों आपस में रिजेम्बलेंस बियर करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इनका रूट आ गया, तो इन दोनों रिलीजन्स का रूट कहीं ना कहीं हमारा आर्यन से ही निकल के आता है। दो देयर आर सम डिफरिंग व्यूज आल्सो, बट इट इज समवेयर यू कैन से एक्सेप्टेड ब्रॉडली। आगे चलते हैं। अब ये जो पारसीज हैं, ये पारसीज बिलीव करते हैं, इनकी जैसे मैंने आपसे बात की, इनकी होली बुक है जेंड एवेस्टा। ये जो रिलीजन है, दिस रिलीजन इज अ मोनोथीस्ट रिलीजन। नाउ व्हाट इज दिस मोनोथीस्ट रिलीजन? मोनोथीस्ट रिलीजन का मतलब होता है, ये वो रिलीजन होता है जो सिर्फ एक भगवान को मानता है। सो मोनोथीस्ट रिलीजन इज अ रिलीजन जो कि सिर्फ एक भगवान को माने। अब इसके और फीचर्स कौन से? इसके बाकी के फीचर्स को हम चार कैटेगरीज में डाल देते हैं। कौन सी? एक कैटेगरी हमारे पास आ गई ये वाली जो कि मसीहा वाली, ठीक है, एक जजमेंट आफ्टर डेथ वाली, एक एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड द हेल, एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड द हेल, वो वाली। उसके बाद अगली जो हमारे पास इसकी कैटेगराइजेशन है, वो कैटेगराइजेशन है हमारे पास फ्री विल की। तो इनको मिला के हमारे पास चार इसके अंदर कैटेगरीज बनती है। कौन सी? एक बनती है हमारी मसीहा, जो ये कहते हैं कि देयर इज अ मसीहा जो कि हर किसी को बचाएगा। दूसरा जजमेंट आफ्टर द डेथ, यानी मरने के बाद एक जजमेंट होगी और उस जजमेंट को उसको जज किया जाएगा बाय अहुरा एंड माजदा। ये दो इंडिविजुअल्स हैं जो कि अच्छाई और बुराई के देवता माने जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, ये जो जोरास्ट्रियन है, मतलब ये जो पारसी रिलीजन है जिसको हम जोरास्ट्रियन भी कहते हैं, ये बिलीव करते हैं इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, कि ये दोनों की दोनों चीजें चलती है। एट द सेम टाइम दे आल्सो बिलीव इन द फ्री विल। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज मसीहा, देयर इज जजमेंट ऑफ डेथ, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, एंड देयर इज अ फ्री विल।
चार चीजों के ऊपर ज़ोरास्ट्रियनिज्म बेस्ड है और इसका जो रूट है दैट इज द और इसकी जो बुक है होली बुक दोज आर कॉल्ड एज एवेस्टास और एवेस्टास में जेड एवेस्टा इज द इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इनमें जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ज़ोरास्ट्रियनिज्म का दैट आई टॉक्ड अबाउट दैट वी कॉल इट एज अ एवेस्टा अब ये जो एवेस्टा है इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इस एवेस्टा के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इट कंटेन सेंट्रल टीचिंग ऑफ अ ज़ोरास्ट्र नोन एज गाथा तो ये ज़ोरास्ट्र की टीचिंग है इसके अंदर और वो बात करते हैं ये कहीं ना कहीं 3500 साल समवेयर अराउंड जो हमने टाइमलाइन अभी बताई थी जहां पे एडवेंट ऑफ द आर्यंस था उसके आसपास की बात हो रही है इन द एंशिएंट ईरान बाय प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा ये जो प्रॉफिट है इन्होंने शुरू किया था और इनके अंदर ज़ोरास्ट्रियनिज्म इसीलिए नाम दिया जाता है बिकॉज़ दे हैड देयर मैसेंजर और देयर प्रॉफिट एज अ ज़राथुस्त्रा अब यहाँ पर क्या होता है कि इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझ लेनी चाहिए वन इज मैंने आपसे कहा था कि फायर को ये मानते हैं जैसे आर्यंस मानते हैं सो फायर टेंपल इन ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस यानी जहां पर भी पारसी या ज़ोरास्ट्रियंस होंगे वो एक चीज की पूजा करेंगे दैट इज द फायर टेंपल और इसको कहते हैं एज दर ए महर ये जो फायर टेंपल है इसको हम कहेंगे दर ए महर और इसको गुजराती में कहेंगे अगियारी और ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन में क्लीन वाटर एंड एजेंट्स ऑफ रिचुअल प्योरिटी हर चीज को मतलब आग को ही मानते हैं सो दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म आगे चलते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म में नया साल जो शुरू होता है वो कहीं ना कहीं इंडिया में हम मानते हैं उसको कि वो शुरू होता है समवेयर अराउंड अगस्त इन 16th अगस्त के आसपास जो कि हम वर्नल इक्विनॉक्स जो कि लेट आता है इंडिया में बाय 200 डेज तो उसको हम मानते हैं एज अ न्यू ईयर ऑफ द ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जब ये न्यू ईयर मनाया जाता है अभी रिसेंटली 16 अगस्त को ये मनाया गया उसको हम कहते हैं एज अ नवरोज फेस्टिवल तो जब पारसीज का नया साल शुरू होता है वी कॉल इट एज अ नवरोज हिंदुइज्म का अलग से चैत्र और ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं ग्रेगोरियन का 1 जनवरी से चलता है तो जितने भी आपके रिलीजियस कैलेंडर हैं सारे के सारे कैलेंडर अपना नया साल अपने अपने अकॉर्डिंग मनाते हैं सो ये जो पार्शियंस हैं ये अपना नया साल मनाते हैं ऑन 16th ऑफ अगस्त इन एवरी ईयर एंड दे फॉलो शहनशाही कैलेंडर और ये शहनशाही कैलेंडर की खास बात क्या है इस शहनशाही कैलेंडर में कोई भी लीप ईयर को ये नहीं मानते आगे चले पारसीज के लिए एक और चीज हम इंपॉर्टेंट है इनके रिलीजन में वो ये है कि द डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडीज तो कुछ पारसीज ये भी यानी ज़ोरास्ट्रियंस ये भी फॉलो करते हैं ट्रेडिशन दैट देयर इज अ टावर ऑफ साइलेंस वेयर दे पुट द बॉडी सो दैट दे कैन बी कंज्यूम्ड बाय द नेचर कि नेचर उसको कंज्यूम करे रिलेटेड विद द बर्ड्स एंड अदर थिंग्स वो उसको कंज्यूम कर करके वो उसको खत्म कर देती है बॉडी को और जहां पर वो बॉडी को रखते हैं उसको हम कहते हैं एज अ टावर ऑफ साइलेंस एंड ये प्रथा समवेयर अराउंड 900 एडी के आसपास शुरू हुई थी आगे चलते हैं इनकी शुरुआत मैंने कहा कि आर्यंस के साथ हुई जब ये आर्यंस इनके पास आगे उसके बाद आगे चले तो धीरे धीरे जैसे 6th सेंचुरी एडी हुई उसके बाद डेरियस वन के दौरान यहाँ पर ज़ोरास्ट्रियनिज्म बहुत ज्यादा फैला जो कि आज की डेट में हमारे पास ईरान है और अंडर द कंट्रोल ज्यादातर मेसोपोटामिया और सारी जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा फैल गया उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पर आए उन्होंने इसको रिलीजन को दबाने की भी कोशिश की हेलेनिस्टिक बिलीफ से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश की थी लेकिन धीरे धीरे ये रिलीजन आगे फ्लोरिश करता रहा जैसे जैसे ये रिलीजन आगे चलता गया आगे जाके हमारे पास आ जाता है 6th सेंचुरी एडी 6th सेंचुरी एडी में ये रिलीजन पूरा एकदम फिर से बन जाता है और यहाँ पर एक डायनेस्टी बन जाती है उस डायनेस्टी को कहते हैं हम एज अ ससानिद डायनेस्टी अब ससानिद डायनेस्टी जो बनी इस ससानिद डायनेस्टी के अंदर हमारे पास क्या होता है इस ससानिद डायनेस्टी में क्या होता है कि ये ससानिद डायनेस्टी वाज द थर्ड इरानियन डायनेस्टी ये जो डायनेस्टी है थर्ड इरानियन डायनेस्टी थी और एट द सेम टाइम सेकंड एम्पायर था इसको शुरू किया था आर्दर शाहरीशीर ने वन और लास्ट पार्थियन किंग को हरा के इसको एस्टेब्लिश किया था ससानिद डायनेस्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायनेस्टी ससानिद डायनेस्टी इसका जो लास्ट रूलर था उस रूलर का नाम था याज़देगर और उसको डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ नेहावंद इन 641 एडी बाय अरब आर्मी अब मतलब यहाँ पे हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ससानिद डायनेस्टी थी पूरी की पूरी इस सारी की सारी ससानिद डायनेस्टी को हरा दिया गया बाय अरब्स
अब हमारे पास पिक्चर में अरब आ गए, मुस्लिम इस्लामिक कल्चर बीच में आ गया। तो जब इस्लाम बीच में आ गया तो इस्लाम ने इन सारे लोगों को यहाँ से भगा, इनकी परसिक्यूशंस हुई और इनकी परसिक्यूशंस हुई तो यहाँ से ये कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कुछ कहीं चले गए, फिर यहाँ से ये इस साइड आ जाते हैं टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ हॉर्मुज की तरफ आ जाते हैं, लेकिन फाइनली दे ट्रेवल टुवर्ड्स इंडिया और इंडिया की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। ये जो इनकी माइग्रेशन की कहानी है वो एक पोइम में लिखी गई है, ठीक है, और जो पोइम इसकी माइग्रेशन की कहानी बयान करती है उसको कहते हैं किस्सा ए संजन। सो किस्सा ए संजन वाज रिटन बाय दस्तूर बहमन और ये लिखी गई है 16th सेंचुरी में, जबकि माइग्रेशन कहीं ना कहीं इनकी 600 टू 700 एडी में हो गई है। तो यहां से ये माइग्रेट करना शुरू करते हैं और माइग्रेट करते हुए ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द दीव और गुजरात की तरफ ये माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये दीव में पहुंचते हैं तो दीव में पहुंचने के बाद वहां पर एक लोकल रूलर है, उस लोकल रूलर का नाम था जदी राणा। ये जो जदी राणा थे ये थोड़े से इसके बारे में शकी थे कि नई एक पूरी कम्युनिटी आ रही है और ये नई कम्युनिटी कैसे इसमें मिक्सअप होगी, कहीं हमें इनसे खतरा तो नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको इंडिया में शरण तो दे देंगे लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने हथियार को उठाना बैन था और इन सारी चीजों को उठाना बैन था। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूध का पूरा गिलास ब्रिम तक भर के रख दिया उनके सामने, जो पारसीज आए थे, और इनको कहा कि ये दूध के इस गिलास में कोई और बीच में नहीं आ सकता, ब्रिम तक भरा हुआ है। और वहां से जो ये प्रीस्ट थे, इन प्रीस्ट ने क्या किया, इनको राजा को कहा कि थोड़ी सी चीनी लेके आइए, और वो जब चीनी लेके आए उन्होंने उसमें मिलाई और घोल दी और उन्होंने कहा, पारसीज ने कहा कि हम इंडियन कल्चर में कुछ इस हिसाब से मिक्स हो जाएंगे कि किसी को परेशानी, किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आफ्टर दैट द किंग वाज वेरी मच इंप्रेस्ड विद द आंसर्स और उनको यहाँ पर इंडिया में सेटल होने के लिए परमिशन दे दी गई। वो यहाँ पर इंडिया में एस्टेब्लिश हुए और गुजरात में उन्होंने एक शहर बनाया, उस शहर का नाम रखा इन्होंने एज अ संजन। तो संजन में कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए सबसे पहले। वहां पर उन्होंने अपना एक टेंपल भी बनाया, क्योंकि वहां पे पहुंचते पहुंचते उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम पहुंचेंगे तो वहां पर हम एक अपना टेंपल बनाएंगे और उस टेंपल को उन्होंने नाम दिया एज एन ईरान शाह। ईरान शाह में वो टेंपल बन गया और यहाँ पर वो एज अ संजन में रहना शुरू कर गए। सो याद रखिएगा क्लास, संजन में दोस्तों वो रहना शुरू कर गए और पूरे के पूरे इंडियन कल्चर को उन्होंने अपना लिया और बिल्कुल इंडिया में सेटल होना शुरू हो गए। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, ये आगे बढ़ते गए, लेकिन बीच में 13th सेंचुरी में आके इस्लामिक इन्वेडर्स ने क्या किया, 13th सेंचुरी में एक इस्लामिक इन्वेडर्स हुए दिल्ली के, उन्होंने अटैक कर दिया संजन पे। और जब इन्होंने संजन पे अटैक कर दिया तो नो डाउट इन्होंने हथियार उठाए, जितने भी मेल थे उन्होंने हथियार उठाए और जितने भी बच्चे और लेडीज थी उन सबको भेज दिया इन्होंने एक दूर एक जगह पे, और जहां पर इनका फायर थी उसको भी इन्होंने लेके भेज दिया इनटू प्लेस कॉल्ड एज, जो कि प्लेस थी उसको कहते हैं बहरोत में। और बहरोत में इन्होंने अपने केव टेम्पल्स बनाए और ये इकलौते केव टेम्पल्स हैं पारसी कल्चर के। तो इन्होंने वहां पर बहरोत केव टेम्पल्स बनाए और वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और महाराष्ट्र में ये लोग रहे। इसकी इमेज अभी आप देख सकते हो, ये आपकी इमेज है इसकी। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर ये रहना शुरू करके कुछ टाइम तक यहाँ पे रहे और यहाँ से उस फायर को ये शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स बंसार। बंसार में शिफ्ट करते हैं और बंसार के बाद शिफ्ट करने के बाद ये इसको वहां से शिफ्ट कर देते हैं टू नवसारी। तो अभी क्या हुआ, संजान, बंसार और नवसारी, ये तीन हमारे पास लोकेशंस आई जहां पे पारसी बहुत ज्यादा कम्युनिटी में थे और बहुत ज्यादा लोग रह रहे थे। लेकिन 13th सेंचुरी में इस्लामिक किंग्स ने अटैक कर दिया। इस्लामिक किंग का मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास कंफर्म नॉलेज नहीं है कि वो पारसी के ऊपर अटैक करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है, सॉरी, या फिर कोई और है। सो हम अब तक यही कह रहे हैं कि इस्लामिक किंग ने अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद यहाँ से जितनी भी लेडीज और बाकी हैं वो शिफ्ट हो गए सारे के सारे टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स द महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में बहरोत केव्स में वो रहे और उसके बाद वो नई जगह चले गए बंसाद और लास्ट में चले गए नवसारी। यहाँ पर नवसारी में जाने के बाद यहाँ पर उनकी डिस्प्यूट होगी विद संजन के साथ, तो वो फिर नवसारी और संजन के बीच में एक जगह है, उस जगह में जाके वो रहने शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने ईरान शाह को एस्टेब्लिश किया जो कि फायर थी और वहां पे एक मंदिर बनाया गया और उस मंदिर और उस जगह का नाम है उडवाड़ा। तो ये जो उडवाड़ा है ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर द पारसीज, और यहाँ पर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वही होली फायर वहां पर एग्जिस्ट करती है। ये जो फायर वहां पर एग्जिस्ट करती है, इसको मोर देन 1000 ईयर्स हो गए हैं जो ये अभी तक जल रही है। सो इट्स अ वेरी, यू कैन से, इनका बहुत पवित्र स्थल है जहां पे ये लोग रह रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, कल के इस एक्सीडेंट के बारे में, तो ये जो लोग थे, ये लोग इसी मंदिर से होके वापस आ रहे थे। सो दीज पीपल वर कमिंग फ्रॉम दिस टेम्पल, दैट इज द उडवाड़ा। उडवाड़ा से वापस आ रहे थे, जहां पर इनके कहीं ना कहीं गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया, या व्हाटसोएवर द रीजन वुड हैव बीन, और इसकी वजह से जो रेयर सीट पे दो पैसेंजर्स थे, दैट इज साइरस मिस्त्री एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द ड्राइवर। अब ये ड्राइवर कौन थे? इन ड्राइवर का नाम था अनहिता पंडोल। ये अनिता पंडोल पंडोल शी इज आल्सो पारसी, ये भी वहीं पे गए थे उडवाड़ा में, और ये जो है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। सो ये और इनके हस्बैंड आगे चल रहे थे, और इनके ब्रदर जो थे डेरियस, वो पिछली सीट पे थे, तो पिछली सीट पे साइरस एंड डेरियस, इन दोनों की डेथ हो जाती है। सॉरी, डेरियस की नहीं, जहांगीर पंडोल की डेथ हो जाती है, और ये दोनों आगे हस्बैंड एंड वाइफ अगली सीट पे, इन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी तो उसकी वजह से बच जाते हैं। दोज आर अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स। सो हमें इससे कुछ नहीं है कि ये क्या इनका रीजन था डेथ का, वी जस्ट वांट टू नो अबाउट द यूपीएससी पैटर्न, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें करना है। आगे चलते हैं क्विकली। अब यहाँ पर ये जो पारसी कम्युनिटी है, ये पारसी कम्युनिटी के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। 2001 में जब सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पारसी कम्युनिटी जो इंडिया में लगभग राउंड फिगर में 69 टू 70,000 लोग थे जो पारसी थे इंडिया में। लेकिन 2011 का जो सेंसस हुआ, उसके अकॉर्डिंग ओनली 57,000 पारसीज इंडिया में रहे। मतलब देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ 22% इन द पॉपुलेशन ऑफ पारसीज। यानी पारसी एक ऐसा रिलीजन है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन में जा रही है पारसीज की। ठीक है, और इसकी अगर मैं टोटल पॉपुलेशन में, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं, तो इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन है समवेयर अराउंड 0.006%, जो कि एक बहुत ही कम पॉपुलेशन का पार्ट है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या हुआ कि ये, जैसे मैंने बात कही कि ये पॉपुलेशन डिक्लाइन में है, तो इस डिक्लाइन वाली पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक चीज शुरू की थी, दैट इज द जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम क्या था? ऑन द साइंटिफिक बेसिस दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द पारसी सो दैट ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ग्रोथ रेट पे आ जाए। और इसके लिए ये जो स्कीम थी, ये लॉन्च की गई थी 2013 में। पारसीज की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे आर नोन फॉर देयर चैरिटेबल एक्टिविटीज, कि इनकी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है, दान पुण्य में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और इनके जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स की, इंडिविजुअल्स की मैं बात करूं तो जैसे रतन टाटा, ठीक है, ये टाटास है, ये दे आर शेपिंग इंडिया truly, and they are very much into this philanthropic activities and all, so they are the very much charitable individuals। और इनका जो शुरू में ग्रोथ का रीजन था, वो ग्रोथ का रीजन इसलिए था क्योंकि दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी थी ओपीएम की, दे ट्रेडेड इन द ओपीएम, और ओपीएम की ट्रेड करने की वजह से इनके पास पैसा है इन द अर्ली सेंचुरीज विद द चाइना। और जैसे ही ओपीएम के ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया, तो उसके बाद इट क्विकली टर्न्ड इनटू दिस क्लॉथ और सिल्क बिजनेस, वो इनका चल पड़ा। तो ये बहुत एडवांस निकल गए, बहुत रईस होना शुरू हो गए। अगर ये बहुत ही जल्दी रईस हो गए, सो दे विल बी द गुड बुक्स ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, और आज पारसी कम्युनिटी बहुत ज्यादा फ्लोरिश करके और बहुत अच्छी पोजीशंस पे है। और इसी जियो पारसी कैंपेन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो गायनोकोलॉजिस्ट जो कि गाड़ी चला रहे थे, साइरस मिस्त्री की, शी वाज आल्सो वेरी मच एक्टिव इन दिस इनिशिएटिव। सो ये जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, दे वर वेरी मच, you can say, prominent in their fields, like she was in the Breach Candy Hospital, and her husband was also an entrepreneur, or at the same time Sahis Mistry was also very known individual of this country। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ साइरस मिस्त्री ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे पास पारसी लोग हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को या इंडियन डेवलपमेंट में साथ दिया। जैसे होमी भाभा was the Indian nuclear physicist, director of TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. He was also known as the father of nuclear program of India.
और इसी के साथ उनको एक और चीज भी कहेंगे, वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि इंडिया में यूरेनियम जो है वो लिमिटेड है, वेयर थोरियम के हमारे पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं। सो वी मस्ट मूव इनटू द थोरियम रिएक्टर्स। उसकी तरफ जो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट बनाया था, वो हमारा इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव बना था। और उसी के अंदर हमने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बनाया। तो इंडिया का अगर न्यूक्लियर के बारे में अगर हम कुछ भी बात कर रहे हैं, दैट द क्रेडिट गोज टू होमी भाभा। इसके बाद आगे आ जाओ। So, if you are defense aspirant, then you might be knowing this individual. इस individual का नाम है सैम मानिकशॉ। 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, जिसमें हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। उस वॉर में जो हमारे जनरल थे, he was the Sam Manekshaw, widely known as the Sam Bahadur, was the chief of the army staff of Indian Army during Indo-Pakistan War of 1971. So he was also a Parsi, an army officer promoted to the rank of field marshal. Manisha was selected as the first batch of the cadets called as the pioneers। और इनके क्लास में स्मिथ, दून, मोहम्मद मूसा खान, ये भी इन्हीं के क्लासमेट से जो कल को जो फ्यूचर में जाके पाकिस्तान और बर्मा के भी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ या आर्मीज के हेड्स बने। सो सैम मानिकशॉ वाज आल्सो पारसी। जेआरडी टाटा, ये टाटा ग्रुप के फाउंडर्स जो है, जिन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, गोदरेज, एयर इंडिया जो कि दोबारा टाटा ने खरीद ली, इन सब के जो फाउंडर हैं वो जेआरडी टाटा वाज आल्सो अ पारसी। Apart from it, Piroj Shah Bijroji Godrej, he also is also a Tata। And even one of the interesting fact is ये जो Godrej का साइन है, ये बेसिकली इनके सिग्नेचर है, जिसको इन्होंने अपना लोगो बनाया है। सो ही इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी बिग एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। इसके बाद आगे की बात करते हैं। रतन टाटा को तो आई गेस सारे ही जानते हैं। ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो इनके बारे में तो पहले बहुत ज्यादा आपको पता है। नेक्स्ट आते हैं पारसीज का हिस्ट्री में, हमारे में जहां पर हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ है, नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी रोल था। इनके अंदर जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट थे पारसीज में, उनको मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं। तो फर्स्ट वन इज द भिकाजी कामा। ये फेमस है फॉर द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल। इन्होंने फॉरेन सॉइल में जाके इंडियन फ्लैग को बहुत ज्यादा होस्ट किया है, और इनको हम कहते हैं मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। तो इनको ये भी कहा जाता है। शी फाउंडेड पेरिस इंडियन सोसाइटी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पेरिस इंडियन सोसाइटी। और ये जो है, ये इनके जो को फाउंडर थे, ये 2 लोग इनके साथ को फाउंडर थे। और इन्हीं के साथ इन्होंने डायस्पोरा के साथ वहां पर मिले, और डायस्पोरास के साथ मिलने के बाद उन्होंने अपने वहां पर न्यूज़पेपर वगैरह भी छापा। और वो जो लिटरेचर जितना भी था, वो लिटरेचर थ्रू फ्रेंच कॉलोनी इंडिया में, पौंडीचेरी के थ्रू इंडिया में आया। सो भिकाजी कामा, याद रखना कि ये पेरिस में ज्यादा एक्टिव थे, और इन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। नेक्स्ट इज दादा भाई नौरोजी, वेरी प्रोमिनेंट फिगर ऑफ पारसीज इन इंडियन स्ट्रगल, क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ एसोसिएटेड थे। He served as the first Indian member of the British Parliament, first agitation in 1859 for the recruitment of Indian civil services, London Indian Society and East Indian Association। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये जुड़े हुए थे इंडियन, और बाद में जाके फिर धीरे धीरे एसिमुलेट हो गए इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी 3 बार बने, 1886, 1893 एंड 1906। और इनकी एक थ्योरी है जो कि पेपर में बहुत बार आती है, और वो थ्योरी है ड्रेन थ्योरी। इस ड्रेन थ्योरी को इन्होंने 1901 में एक बुक में लिखा था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये जो दादा भाई नौरोजी है, ही इज आल्सो अ पारसी। नेक्स्ट आ जाओ, फिरोज शाह मेहता। मेहता इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कहीं ना कहीं मॉडरेट विचारधारा के इंसान थे। इन्होंने जितना भी आपके, ही वाज अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जहां पे लोकल लैंग्वेजेस में कुछ छाप नहीं सकते थे, लॉर्ड लिटन के द्वारा ये लगाया गया था, इन सारों के अगेंस्ट थे। तिलक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और इनके बीच में कहीं ना कहीं तकरार हो गई थी, जिसकी वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 का। Published Bombay Chronicle which detailed the treatment of Indians in South Africa, और इसने गांधी जी को मोटिवेट किया था फॉर द पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट देयर। इंडिया जब गांधी जी आए तो फिरोज शाह मेहता प्रिजाइडेड ओवर द पब्लिक मीटिंग टू वेलकम हिम ऑन जनवरी 12, 1915। इसके बाद इनके अलावा भी हमारे पास और भी ज्यादा प्रोमिनेंट पारसीज रहे हैं। जो हमारे पास और भी प्रोमिनेंट पारसीज है, फरहान अख्तर हो गया, या फिर पार्शियल पारसीज हैं, जैसे हमारे पास जिनके मदर या फिर जिनके फादर
पारसीज में lineage जो चलती है फादर की साइड से चलती है, so we are having half पारसीज also, जिनके मदर पारसीज हैं फिर फादर पारसीज हैं, तो वो भी इसी के अंदर आते हैं, जैसे जॉन इब्राहिम, बोमेन ईरानी, फिर साइरस बरूचा, फराह खान, ये सारे के सारे पारसीज हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने फील्ड में आगे जा चुके हैं. So I hope this entire lecture is beneficial for your preparations. Wish you a very all the best for your preparations for the next April attempt. Thank you very much.